है गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर नीलेश भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए उनके हिंदी से 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, मैं दोस्तों, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके गद्य वाले पार्ट से, पद्य वाले पार्ट से, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित होने वाले हैं, उनकी विधाओं से संबंधित होने वाले हैं। और उसके अलावा जो हिंदी व्याकरण के जितने भी प्रश्न हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, लाइक रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची शब्द, उसके अलावा विभक्ति रूप, सब चीज़ों से होने वाले हैं इस 20 प्रश्नों में। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हो आपके एग्जाम में इस बार 20 मार्क का शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर पैटर्न बदल चुका है। तो अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल पे जाकर इससे रिलेटेड बोर्ड ने मॉडल पेपर भी जारी कर दिया और उस मॉडल पेपर का मैंने सॉल्यूशन भी करा दिया, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं एक एक। ये खुद मैंने एक एक टाइप कर कर बनाया हुआ है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। थोड़ा मैं और जूम कर लूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि शेखर एक जीवनी किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। ओके, शेखर एक जीवनी हमें पूछ रहा है कि ये किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो, शेखर एक जीवनी, यहाँ पे जीवनी देखकर लड़के क्या करेंगे कि समझेंगे कि जीवनी विधा की रचना होगी और जीवनी पे मारेंगे, लेकिन 100% ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा लिखित शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो पहला। उसके बाद सेकंड प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? भाई सिंपल है, सब लोग जानते हो, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो है हंस पत्रिका के संपादक हैं। बाकी ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलो दूसरे के बाद हम लोग तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो कि मैला आंचल के लेखक है। ओके, मैला आंचल के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, अमृत राय, फणीश्वरनाथ रेणु या अज्ञे? सही ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, चलो तीसरे के बाद चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो 4 नंबर। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है? ओके, मतलब कौन सा युग है जो हिंदी के गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है? भारतीय द्वियुग, क्षयवादी युग, द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन है भारतीय द्वियुग। भारतीय द्वियुग को हिंदी गद्य का उत्कर्ष काल कहा जाता है, सिंपल। ठीक है, चलो आशा करता हूँ ये चौथा प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न आप लोग देख सकते हो। पांचवा प्रश्न है कि प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, पूछ चुका है पीछे। 59 में, 1959 में, 1943 में या 1955 या 1961? सही ऑप्शन है 1943। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। ये तार सप्तक क्या है? देखो, इसमें तार सप्तक मतलब इसमें देखो क्या था ना कि कई कवि मिलकर, मतलब कई कवियों की रचनाओं का एक संग्रह था। ठीक है, उसी को तार सप्तक नाम दिया गया था। चलो यहाँ 5 के बाद इधर 6 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ 6 नंबर प्रश्न देख सकते हो। 1 मिनट। कि निम्न में से कौन एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ओके, और यह कथन दिया कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी। गलत है भाई, सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थोड़े थी, ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ चलते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है? सही ऑप्शन है बिल्कुल, क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की ही आत्मकथा है। सही ऑप्शन है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रामविलास शर्मा कवि के नहीं, चलो ये मतलब 4 हमेशा में एक साथ ना, तो ये सही हो गया, तो सिंपल। आगे हम लोग चलते हैं। अगला है कि साकेत महाकाव्य महाकाव्य की रचना किसने की? ओके, जो साकेत महाकाव्य है काफ़ी फेमस रचना है, आप सब लोग जानते हो किसकी रचना है, तो वो है मैथिल शरण गुप्त जी की। 6 प्रश्न जो है उसका क ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे दिक्कत है ना, ये हम लोग का 5वां प्रश्न 6 प्रश्न था, ये 7 प्रश्न, ये 8 होना चाहिए, लेकिन हमने नंबरिंग यहाँ गड़बड़ कर दी है। लेकिन चलो ये जो लिखा है मैं यही बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलो इसको ही मैं 6 ले लेता हूँ, इसको मैं 5 और इसको भी 5, 2 5 पे नंबर पे प्रश्न है, चलो कोई दिक्कत नहीं। साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, सिंपल। अगला हम लोग देख लेते हैं, ये चिंतामणि के लेखक कौन है भाई? आप लोग फर्स्ट चैप्टर आपने देखा होगा, रामचंद्र शुक्ल जो लिखित है। ठीक है, उसी के मतलब रामचंद्र शुक्ल के ही मतलब द्वारा चिंतामणि भी लिखित है। ठीक है,
तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। अगला हम लोग देख लेते हैं कि प्रिय प्रवास के रचनाकार है। ओके, जो प्रिय प्रवास है उसके रचनाकार कौन है? काफी फेमस रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, ऑप्शन की बिहारी हरिऔध जयशंकर प्रसाद केशवदास। प्रश्न संख्या 8 आप लोग देख सकते हो। देखो, प्रिय प्रवास के लेखक हरिऔध जी हैं। ठीक है, कौन है? हरिऔध जी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग 1 मिनट इधर मैं आ जाता हूँ। इनका पूरा नाम मतलब हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? अब मुझे अभी याद आ रहा था, अभी भूल गया फिर। मतलब इनको जैसे सच्चिदानंद हीरानंद स्वास्यान अज्ञेय हैं तो उनको शॉर्ट में अज्ञेय बोलते हैं। हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शॉर्ट में इनको हरिऔध बोल दिया जाता है, जो प्रिय प्रवास के रचनाकार है। सिंपल। 8वां प्रश्न भी हो गया। इधर मैं आ जाता हूँ, इसको आप साइड में रख देता हूँ। 8वें के बाद इधर मैं 9 नंबर पे आ जाता हूँ। इधर 9 नंबर प्रश्न है कि नाना वाहन नाना वेशा बेस से समाज निज देखा में कौन सा रस है? ओके, यहाँ हमें रस संबंधित प्रश्न पूछ दिया कि इसमें कौन सा रस है। देखो, यहाँ इसका मतलब यही हुआ कि जब मतलब वही शिव जी शादी करने जाते हैं तो उनके नाना वाहन नाना वेश, मतलब उनके मतलब शादी में जो लोग होते हैं विभिन्न प्रकार के उनका मतलब वेशभूषा होती है, विभिन्न प्रकार के मतलब उनके सवारियाँ होती है। आप सब जानते हो कि शिव जी के शादी में ऊँट पर बहुत सारे लोग गए थे। ठीक है, तो उसी को देखकर वहाँ के लोगों में बहुत सारी विनोद का या हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये हंसी का भाव उत्पन्न है, मतलब सिंपल यहाँ हास्य रस होगा। ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि सोठा के विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या होती है। अब देखो यहाँ पे सोठा मतलब सोठा में देखो 4 चरण होते हैं। 4 चरण कैसे? देखो, आपने कहीं देखा होगा कि ऐसे लिखा है, फिर कामा, फिर एक लाइन लिखी है, फिर यहाँ नीचे एक लाइन, फिर कामा यहाँ। तो इस प्रकार यहाँ देख रहे हो, ये पहला जो लाइन यहाँ है इसको प्रथम चरण, इसको सेकंड चरण, इसको थर्ड चरण, इसको फोर्थ चरण। मतलब सोठा में 4 चरण होते हैं और पहला और तीसरा जो होता है ये विषम संख्या, इसीलिए इसको हम विषम चरण बोलते हैं, और दूसरा और चौथा सम संख्या, इसीलिए इसको सम चरण बोलते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है कि सोठा के विषम चरणों, विषम यानी वही पहले और तीसरे में मात्राओं की संख्या होती है। तो जो पहला और तीसरा चरण होता है, ठीक है, सोठा में, ठीक है, उसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो ये हम लोग का 10वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलो 11 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? देखो, इसको आपको सीधे याद रखना है। कई बार मैं बता चुका हूँ। ये आप लोग का जो गद्य वाला पाठ है, शायद तुलसीदास वाला पाठ है, उसी में का शायद ये लाइन है शायद। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपकी बुक का ही है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप सिंपल याद रखिएगा, सीधे सीधे रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चलो हम लोग 11 के बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि अपहरण में उपसर्ग है। जो अपहरण शब्द है ये, इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो भाई उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा होता है, जैसे यहाँ पे अप या हरण, तो यहाँ अप आगे लगा है तो अप क्या है? उपसर्ग है। सिंपल। चतुराई में प्रत्यय है। अब देखो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो यहाँ चतुराई, तो चतु आप निकालोगे तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। चतुर शब्द हुआ चतुर प्लस आई से मिलकर क्या बना है? चतुराई। तो यहाँ आई प्रत्यय है। ये ग ऑप्शन सही है 13 का। ठीक है, 13 का कौन सा ऑप्शन है? ग ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि शताब्दी में कौन सा समास है? ओके, शताब्दी मीन्स, शताब्दी का मतलब हुआ 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय। और यहाँ शताब्दी समय को दर्शा रहा है, 100 वर्षों का समय, और जो समय को डिनोट करे उसमें कौन सा समास होता है? आप सब ने पढ़ा है कि उसमें द्विगु समास होता है। उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो द्वंद्व समास क्या होता है? जैसे बीच में जिसमें हाइफन आ जाए, जैसे माता पिता, ऐसे बीच में ये हाइफन आ गया तो इसमें ये द्वंद्व समास हो जाएगा। या फिर जैसे मतलब इसका समास विग्रह करने पर बीच में और अथवा या भी आता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास देखो सिंपल, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में आपको काफी कंफ्यूजन होगी, तो इसको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, जैसे हमने शताब्दी बोला तो 100 वर्षों का समय, सिंपल शताब्दी का ये मतलब हुआ। तो यहाँ केवल संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन संख्या के साथ साथ किसी तीसरी कोई चीज भी निकले तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे कहीं कह दे कि त्रिनेत्र, कहीं कह दे कि त्रिनेत्र, तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि 3 नेत्रों वाला। अब इससे तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। त्रिनेत्र मीन्स एक तरह से शिव,
तो यहाँ क्या हुआ कि हमें 3 नेत्रों वाली नहीं संख्या भी आ रहा है और कोई यहाँ देखो यहाँ शिव भी मतलब इसका मतलब हुआ त्रिनेत्र का। तो यहाँ पे अब क्या द्विगु समास होगा कि बहुब्रीहि समास? तो देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन में द्विगु रहे और बहुब्रीहि रहे तो हमेशा यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे में आप लोग बहुब्रीहि को ही प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो त्रिनेत्र में बहुब्रीहि होगा, लेकिन वही शताब्दी 100 वर्षों का समय केवल यहाँ समय को दर्शा रहा है, तो यहाँ आप द्विगु समास पे मतलब मारोगे, ठीक है, सिंपल। चलो आगे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर यहाँ पे प्रश्न आप लोग देख सकते हो। 15 नंबर क्या प्रश्न है कि कुम्हार का तत्सम रूप है। ओके, हमें तत्सम रूप बताना है कुम्हार का। कुमार होगा, कुम्हार होगा या कुंभकार होगा? सही ऑप्शन कुंभकार। कुंभकार जो होगा कुम्हार का तत्सम रूप होगा। कुम्हार एक तद्भव शब्द है, ठीक है। चलो यहाँ 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में आग का परिवाची शब्द है। ओके, आग का परिवाची शब्द अग्नि, जलज, पावक, क तथा ग दोनों। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि निम्न में आग का परिवाची शब्द है, सब लोग जानते हैं अग्नि, पहला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आप लोग जाओगे और फटाफट अपना ओएमआर शीट पे फर्स्ट ऑप्शन मतलब ऐसे मतलब भर दोगे और वहीं पे आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो अग्नि है, जलज तो मान लो नहीं है, पावक पावक भी है, तो ये फर्स्ट और मतलब क और ग दोनों ऑप्शन सही है। और यहाँ घ ऑप्शन में कह रहा है कि क तथा ग दोनों मतलब ये दोनों सही है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इस प्रकार इस 16वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही होगा, न कि फर्स्ट, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना थोड़ा। अब सारे ऑप्शन ऑप्शन को भी चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि आपने पहले में ही आंसर पा गए तो बस हो गया आपका काम। ऐसे कहीं बनाकर आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक। चलो 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर यद्यपि में संधि है, यदि प्लस अपि, यद्यपि में सीधे सीधे आप लोग याद रख सकते हो, चूंकि मैंने संधि का एक बहुत लगभग 30 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हो, उसमें सारे संधि को मैंने बता दिया है। तो यद्यपि में संधि है, तो यद्यपि में आप सीधे सीधे याद रखना, ठीक है, कि यण संधि है, ठीक है। यण संधि क्या होती है कि मतलब इसको कैसे पहचानते हैं, इससे रिलेटेड मैंने एक पूरी की पूरी संधि की वीडियो बना रखी है जिसमें सारे संधि के बारे में बता रखा है, तो आप जाकर चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं हिंदी की प्लेलिस्ट में, ठीक। चलो 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है। देखो भाई मैं तो ये कहूँगा ना, अगर ये मतलब ये 18 और 19 नंबर और 20 नंबर ये 3 प्रश्न करना है तो आपको कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप मधु का, उसके बाद आप यहाँ देखो ये नदी का और एक आप फल का, इन तीनों का रूप याद कर लेना भाई, ठीक है। इन्हीं तीनों में से आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा। तो यहाँ मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि इसका रूप क्या होता है, तो उस प्रकार आप इसका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन अपने दिमाग में आइडिया लेकर और ऑप्शन में मार सकते हो। तो अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ तो इसका ये मधुव्य, ये ऑप्शन सही है। मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप मधुव्य होता है, सिंपल। और यहाँ जो 19 नंबर प्रश्न है कि नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो नदी का जो तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो होता है नदिव्य, सिंपल ये वाला, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं 19 के बाद 20 नंबर। हालांकि एग्जाम टाइम में मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, अगर आप याद भी नहीं करना चाहते तो मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको इस प्रश्न को मतलब करना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग 20 नंबर पे आ जाते हैं। 20 नंबर यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न कि पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। देखो यहाँ आपके एग्जाम में ना 2 धातु आएंगे, एक पठ धातु, एक लिख धातु और एक हंस धातु भी आ सकती है। ये 3 ही धातु आएंगे, लेकिन तीनों आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक पठ धातु का जितना भी रूप है, ठीक है, जैसे इसका 5 रूप आता है, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे लट लकार, लीट लकार, लोट लकार, इसी तरह कर कर 5 आता है। तो आप 5 प्रकारों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये मतलब संस्कृत में आप जानते हो कि संस्कृत में भी और हिंदी के पेपर में भी मतलब क्या करता है कि हिंदी की लाइन देती है, उसका संस्कृत में अनुवाद करने को पूछता है। तो ये जब तक आपको मालूम रहेगा आप नहीं रहेगा, आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, सही सही अनुवाद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसका पूरा पठ धातु याद कर लीजिएगा, आपका यहाँ भी काम आएगा और कई जगहों पे काम आएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार देखें तो पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, तो वो आपका क्या होगा, तो आपका ये पठामी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने ये 20 प्रश्न देखा। 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे यूपी बोर्ड क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2023 के अनुसार, क्योंकि 2023 में आप लोग जानते हो कि यूपी बोर्ड में क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम में शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे कुछ इसी प्रकार के, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लेना। बाकी मैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।